नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर इस हफ्ते के मुख्य विज्ञान समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पशुजन्य रोग यानी पशुओं से इंसानों को होने वाले रोगों पर जागरूकता के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वन हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया। बेंगलुरु में भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की 37वीं वार्षिक बैठक का आयोजन। देश भर के करीब 400 खगोलविदों ने नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों पर चर्चा की। नई दिल्ली में इंस्पायर मानक कार्यक्रम की 7वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी तथा योजना प्रतिस्पर्धा आयोजित। करीब 800 छात्रों ने अपने अनोखे वैज्ञानिक नमूनों का प्रदर्शन किया। कोयला दुनिया भर में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन ये वायु प्रदूषण का भी प्रमुख स्रोत है। आज पनबिजली, परमाणु, सौर, वायु और अन्य नवीकरणीय स्रोतों को निम्न कार्बन का विकल्प माना जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का दोहन करते समय औद्योगिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए टिकाऊ कोयला खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाना भी जरूरी है। ऊर्जा के स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिए रोड मैप विकसित करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन CSIR के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। कोयला दुनिया भर में ऊर्जा और विशेषकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाने का जिम्मेदार होने के कारण कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। पिछले कुछ दशकों में वैश्विक तापमान की वृद्धि में इसका भारी योगदान रहा है। लिहाजा वैश्विक तापमान वृद्धि दर में कमी लाने तथा औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना आवश्यक है, जैसे सौर, जल और वायु, जिनसे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। दीर्घकालीन विकास की जरूरतें पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए कई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनर्जी एंड एनवायरनमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20 से 22 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन CSIR के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के लिए कम लागत वाले स्वच्छ तथा भरोसेमंद ऊर्जा की पहचान उपलब्ध कराना था। इस मौके पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत भी उपस्थित थे। In today's era of rapid technological advance, energy and environment are major concerns not only for developing countries but also for developed countries. In India, the government is committed to provide power to all citizens at affordable cost as well as boost the national economy through an industrial revolution in tune with Industry 4.0. सम्मेलन में देश विदेश में ऊर्जा का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तय एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण, भूमि तथा वनों पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा की गई। सम्मेलनों के कुछ सत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण चुनौतियों से जुड़ी योजनाओं तथा दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया। सम्मेलन के साथ साथ एक औद्योगिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड तथा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे संगठनों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। भारत दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, लिहाजा यहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत भी बढ़ती जा रही है।
सम्मेलन ने विचारों के आदान प्रदान तथा बेहतर प्रौद्योगिकियों के द्वारा ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने, ऊर्जा को संरक्षित करने और ऊर्जा की आवश्यकताएं कम करने की गंभीर आवश्यकताओं पर विचार के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने नई दिल्ली में वन हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पशुजन्य रोगों के बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना था, जिससे इंसानों में पशुजनित रोगों के संचार का खतरा होता है। इन रोगों का खतरा पूरी दुनिया में इंसानों के स्वास्थ्य पर बना रहता है। इनमें कुछ बीमारियां हैं जुकाम, इबोला, रेबीज और ब्रूसेलोसिस। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के मुताबिक इंसानों में 60% संक्रामक रोग जूनोटिक या पशुजनित होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये रोग दुनिया के विभिन्न भागों में तेजी से उभरे हैं। इंसानों में इन रोगों का संचार पशुओं से होता है। स्वाइन फ्लू ऐसी ही एक बीमारी है जिससे हमारे देश में लोग प्रभावित होते हैं। ये बीमारी सुअरों या स्वाइन से उत्पन्न होती है। इस बीमारी के वायरस उन लोगों में तेजी से फैलते हैं जो सुअरों के निवास स्थान के आसपास नियमित रूप से आते जाते या रहते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने वाली एक और जूनोटिक बीमारी एंथ्रेक्स है, जो भेड़, बकरियों तथा घोड़ों में पाई जाती है। इन घरेलू जानवरों से इस बीमारी के वायरस इंसानों में फैल सकते हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, बुखार, नाक बहना तथा मांसपेशियों में दर्द शामिल है। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा तथा कर्नाटक में एंथ्रेक्स के मामले अधिक पाए जाते हैं। इंसानों में जूनोटिक बीमारियां भारी चिंता का विषय हैं, लिहाजा इन बीमारियों से जुड़ी जागरूकता फैलाने की सख्त आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वन हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन 18 और 19 फरवरी को किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इन बीमारियों से जुड़ी प्रतिक्रिया, तैयारियां और प्रबंधन पर विचार विमर्श करना था। Animal biotechnology department, they are doing a great job, and already I think Animal Husbandry and Agriculture Ministry, of course ICMR, they are all on board, and this should I think yield great dividends for us, and especially for the challenge of antimicrobial resistance. And I am sure that this meeting for India can go down in future history as one of the important meetings. सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पशुओं में एंटीबायोटिक्स रोधी जीवाणुओं के उत्पन्न होने पर भी चर्चा की। इनके कारण जानवरों में और फिर इंसानों में बीमारियों के संचार का खतरा बढ़ता है। चिंता का एक विषय फार्म में चिकन को भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स देना भी शामिल था। फार्म के जानवरों को दवाओं की अधिक मात्रा देने से उनमें दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। अन्य जूनोटिक बीमारियों में रेबीज, निपा वायरस और बोविन ट्यूबरकुलोसिस शामिल है। वन इंडिया हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, पशुपालन विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने भाग लिया। इसके अलावा सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 80 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जरूरी स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए भारत की नई एकल स्वास्थ्य योजना आरंभ करने की पहल भी की गई। सम्मेलन में इंसानों और पशुओं में प्रमुख रोगों से जुड़ी जरूरतों की पहचान की गई और उनसे निपटने के लिए रूपरेखा विकसित करने की रणनीति तैयार करने के लिए अवसरों पर चर्चा की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने पर हम आपको बेंगलुरु ले चलेंगे, जहां भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की 37वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद भारत में पेशेवर खगोलविदों का प्रमुख निकाय है, जिसके सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है। इनमें खगोल विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ, छात्र तथा विज्ञान संचारक शामिल हैं। इसकी वार्षिक बैठक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देश में होने वाला विशालतम सम्मेलन होता है। इस वर्ष भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की 37वीं वार्षिक बैठक में 400 से अधिक खगोलविद बेंगलुरु में इकट्ठा हुए। शोध संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालयों में कार्यरत खगोलविदों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और वर्तमान समय में जारी टेलीस्कोप परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जो अब भारत के पेशेवर खगोलविदों का मुख्य निकाय बन चुका है। परिषद के लगभग 1000 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य भारत में खगोल विज्ञान तथा उससे संबंधित विज्ञान को प्रोत्साहन देना है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद यानी ASI की 37वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 18 से 22 फरवरी तक बेंगलुरु के क्राइस्ट विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। बैठक में ASI के सभी सदस्यों के अलावा खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता तथा छात्रों ने भाग लिया। ये सम्मेलन खगोल विज्ञान पर भारत में होने वाला सबसे विशाल सम्मेलन होता है। Astronomical Society of India was constituted a few decades back with the purpose of bringing together the various astronomers in this country, promote astronomy research both in university and in other institutions, and at the same time ensure that the necessary framework in which astronomy research can be carried out, like creating the infrastructure, creating theoretical capabilities and things of that kind. 5 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न संगठनों के खगोल वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन सत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: तारे, आकाशगंगा, ब्रह्मांड विज्ञान तथा उपकरण। ASI ने विशाल टेलीस्कोप परियोजनाओं पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया, जिन पर फिलहाल काम चल रहा है या जिन्हें बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इनमें स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA रेडियो टेलीस्कोप भी शामिल है, जो वर्तमान उपलब्ध रेडियो टेलीस्कोप से 50 गुना बेहतर है और एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। भारत की इस परियोजना में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और भारत उसका डिजाइन तैयार कर रहा है। कार्यशाला ने देश के वैज्ञानिकों, तकनीकी विदों तथा उद्योग जगत से जुड़े लोगों को एक मंच प्रदान किया, जिसमें वर्तमान स्थिति के अलावा SKA परियोजना में भारत की भागीदारी योजना की जानकारी दी गई। अन्य प्रमुख कार्यशालाओं में विशालतम निर्माणाधीन ऑप्टिकल टेलीस्कोप, हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT प्रमुख थी। ये टेलीस्कोप वर्तमान समय में उपलब्ध विशालतम टेलीस्कोप से 9 गुना बड़ा होगा। 5 देश मिलकर इस टेलीस्कोप को तैयार कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इस कार्यशाला का उद्देश्य TMT के प्रारंभिक विज्ञान की जानकारी तथा उपकरण की अवधारणा, क्रियाकलाप और आंकड़ा संग्रह के तरीकों के बारे में जानकारी देना है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद ने खगोल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्रों की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए ASI पोएक को जुबिन किम्बवी पुरस्कार से सम्मानित किया। छात्रों में रचनात्मक सोच तथा अनुसंधान के प्रति अभिरुचि विकसित करने के लिए भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST इंस्पायर मानक पुरस्कार वितरित करता है। ये DST का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। इस सिलसिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के परिसर में 7वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी तथा योजना प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इस आयोजन में देश भर के करीब 800 छात्रों ने सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए अपने रचनात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान नमूने प्रदर्शित किए। युवा अवस्था में दिमाग काफी तेज होता है। इस अवस्था में लगातार नई बातों को सीखने की ललक बनी रहती है। अनुसंधान चाहे साधारण हो या पेचीदे, इसके लिए पारंपरिक ताने बाने से हटकर सोचना जरूरी है, जिसमें समस्याओं के समाधान की तीव्र इच्छा के अलावा रचनात्मकता का होना भी जरूरी है। स्कूल जाने वाले छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि तथा जिज्ञासा के विकास के लिए उन्हें प्रायोगिक ज्ञान देना आवश्यक है। ये ज्ञान न सिर्फ किसी कार्य के संपादन में विज्ञान के योगदान के बारे में बताता है, बल्कि नए अनुसंधान के प्रयोग करने के लिए भी उत्प्रेरित करता है।
इस सोच के साथ भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम इंस्पायर अवार्ड मानक या मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज है। इंस्पायर अवार्ड मानक का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक विचार उत्पन्न करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुसंधानों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना है। इसी उद्देश्य के साथ नई दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 7वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी तथा योजना प्रतिस्पर्धा 2019 आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में देश भर से चुने गए करीब 800 छात्रों ने स्वच्छता, किफायती ऊर्जा, दिव्यांगों की मदद जैसे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने अनुसंधानों के मॉडल प्रदर्शित किए। आयोजन के समापन समारोह में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के निदेशक वी राम गोपाल राव तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने करीब 60 छात्रों को अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किए। How did this idea come? Manak is about million ideas. In fact, it's inspired from one of the speeches of our Honorable Prime Minister. So I heard that speech. He said that the country has millions of problems, but it also has a billion minds to solve them. Indeed, the largest program in the world on school level about people competing and ideas and fair and exhibitions and mentoring, and I'm so thankful to all the teachers and mentors that made it possible. इंस्पायर अवार्ड्स मानक साल 2009 में राज्य सरकारों की मदद से आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करने और उस क्षेत्र में शोध को अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में 10 से 15 वर्ष की आयु और 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्र भाग ले सकते हैं। प्रत्येक चयनित छात्र को मॉडल तैयार करने के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है। 7वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी में दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए जम्मू और कश्मीर से लेकर यानी पूरे देश भर से 800 छात्रों का चयन किया गया था। 2 दिवसीय प्रदर्शनी के कुछ प्रमुख नमूनों में बहुक्रियात्मक पहिया, आंधी से बचने की छतरी, पर्यावरण के अनुकूल पैलेट स्टोव, कचरे से तैयार प्लास्टोस्कोप, इंडिजिनस माइक्रोस्कोप, रेलवे क्रॉसिंग के लिए सुरक्षा दरवाजे तथा आम लोगों की दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए कई रचनात्मक सामग्रियां थीं। समापन समारोह में बेहतरीन नमूनों की रचना के लिए 60 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः 25,000, 15,000 तथा 10,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा विजेताओं को एक लैपटॉप और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। मेरा मॉडल जो मैंने बनाया था उसका नाम फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाली हूँ और हॉस्टल पे भी रहती हूँ, तो वहाँ पे मैंने अधिकतर देखी हूँ कि टॉयलेट साफ करने के लिए स्वीपर आता था और हाथ से करता तो बहुत समय लगता था और बहुत भी बदबू भी आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कोई उपकरण बनाया जाए जिससे दूर हटकर भी कर सके और बदबू भी ना आए। हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा छात्रों के कंधों पर है। युवा अनुसंधानकर्ता समाज की साधारण समस्या से लेकर सर्वाधिक पेचीदी समस्या के समाधान के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक एक ऐसा मंच है जो भारतीय छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। दुनिया में सिर्फ 2 सफेद गेंडे बचे हैं और दोनों मादा हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने गेंडों की इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद नहीं खोई है। लेबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू और वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन बर्लिन के वैज्ञानिकों ने जमे हुए उत्तरी सफेद गेंडे के शुक्राणुओं
और एक करीबी उपप्रजाति दक्षिणी सफेद गैंडे के अंडाणुओं की मदद से हाइब्रिड भ्रूण तैयार करने में सफलता पाई है। अब वो प्रतिनिधि मां के गर्भाशय में इस भ्रूण का रोपण करने की विधि तलाश रहे हैं। इस विधि में सफलता पाने पर वो उत्तरी सफेद गेंडे के शुद्ध भ्रूण तैयार कर पाएंगे, जिसका रोपण दक्षिणी सफेद गेंडे में किया जा सकेगा। इस अनोखी विधि से विलुप्त होने के कगार पर खड़े उत्तरी सफेद गेंडे को संरक्षित किया जा सकेगा। प्लास्टिक प्रदूषण एक भारी पर्यावरणीय समस्या है। कई प्लास्टिक बैगों का सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है और फिर उन्हें जमीन भरने के कचरे, समुद्र या पर्यावरण में अन्यत्र फेंक दिया जाता है, जहां उन्हें पूरी तरह नष्ट होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक प्लास्टिक बैग से बने पॉलिथीन ऊर्जा भंडारण वाले कार्बन का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। उन्होंने प्लास्टिक बैग को एक कार्बन चिप में बदलने की विधि विकसित की है, जिसका इस्तेमाल बैटरियों में किया जा सकता है। इन बैटरियों का उपयोग स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। दुनिया में सबसे अधिक एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं, जो आहार की खोज तथा प्रजनन के लिए विभिन्न स्थानों पर भटकते हैं। लिहाजा हाथियों के ऐसे कॉरिडोर को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है कि आड़ी तिरछी भूमि से इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष में कमी लाई जा सकती है। शोधकर्ताओं ने कर्नाटक में रोजाना 2 वर्ष तक हाथियों पर निगाह रखी। इस क्षेत्र में अक्सर इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष होते हैं। इस क्षेत्र से कुछ हाथियों को हटाया भी गया है, लेकिन ये समस्या का अस्थायी समाधान है। CSIR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ने 20 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के विज्ञान सूचना भवन में भारत में विज्ञान संचार से जुड़ा एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान का विषय था नेक्स्ट साइंस कम्युनिकेशन, व्हाट क्वेश्चंस डू वी नीड टू आस्क। इस विषय पर प्रोफेसर हाक्सू किम, अतिथि प्राध्यापक, डाइग्यू गैन बुक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया ने व्याख्यान दिया। व्याख्यान में राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पटारिया भी उपस्थित थे। कृषि निगरानी के लिए पृथ्वी अवलोकन विषय पर नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 18 से 20 फरवरी तक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत में सुदूर संवेदन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, जियोग्लैम यानी ग्लोबल एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसे संगठनों के संयुक्त प्रयास का नतीजा था। कार्यशाला का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर AS किरण कुमार ने किया। कृषि क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें फसल उत्पादन के लिए पूर्वानुमान लगाना, कृषि नुकसान का आकलन करना, तनावपूर्ण स्थितियों का पता लगाना तथा रोपण और कटाई के तारीखों की पहचान करने जैसे कार्य शामिल हैं। इस कार्यशाला में देश विदेश के कृषि समुदाय से जुड़े लोगों ने मंच साझा किया, ताकि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर कृषि पर निगरानी रखने के लिए पृथ्वी अवलोकन की स्थिति पर विचार विमर्श किया जाए। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं भौतिक विज्ञानी हाइनरिच हर्ट्ज को। उनका जन्म 22 फरवरी 1857 को जर्मनी में हुआ था। हर्ट्ज पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो या विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रियाकलाप प्रदर्शित किया। इसके लिए साल 1887 में उन्होंने प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न किए और इसके तरंग घेर्य तथा रफ्तार की माप की। इसके अलावा हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी खोज की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी पदार्थ पर प्रकाश के पड़ने पर उस पदार्थ या शून्य में होने वाला विद्युत प्रवाह है। उन्हें वर्ष 1888 में मैटर्ची मेडल तथा वर्ष 1890 में रमफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वर्ष 1930 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने इकाई का नाम उनके नाम पर रखा। 1 जनवरी 1894 को महज 36 वर्ष की आयु में रक्त विषाक्तता के कारण उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी खोज ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आधुनिक सिद्धांतों तथा तंत्र का प्रतिपादन किया।
तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार ज़रूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।